Hello, guys. So, here I'm back with another topic of the Transfer of Property Act 1882. आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो मेन डॉक्ट्रिन्स हैं और देयर आर मेनली these 5 doctrines and we will discuss them one by one. So the very first is section 52 doctrine of lis pendens. राइट बच्चे, मैं क्या कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले हम वो कवर करेंगे एंड एट लास्ट ऑफ दिस सेशन मैं जितने भी रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनकी एक आपको ब्रीफ इंट्रो दे दूंगी। राइट नाउ सेक्शन 52 में बात करता है ट्रांसफर ऑफ वो प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट कोई सूट पेंडिंग है। लिस पेंडेंस का अगर आप मीनिंग देखें तो लिस मीन्स लिटिगेशन एंड पेंडेंस मीन्स पेंडिंग। मीन्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना जिसके लिए या जिसके खिलाफ अभी कोर्ट में सूट चल रहा है या कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, तो वो क्या ट्रांसफर वैलिड होगा या नहीं। तो आइए जानते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए, ए एंड बी आर द टू पीपल और इन दोनों का एक डिस्प्यूट चल रहा है। कहां पर चल रहा है? इन द कोर्ट। कोर्ट में क्या चल रहा है? डिस्प्यूट। एंड दैट डिस्प्यूट इज रिलेटिंग टू एनी प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए ये प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, इससे रिलेटेड डिस्प्यूट है। अब क्या करते हैं, जब ये डिस्प्यूट चल रहा है और कोर्ट में अभी लिटिगेशंस चल रही है, हियरिंग मतलब चल रही है, अभी केस फुली डिसाइड नहीं हुआ है, ए उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच देता है। ही सेल्स दैट प्रॉपर्टी टू सम अदर पर्सन। सपोज कीजिए सी को उसने प्रॉपर्टी बेच दी। क्या ये जो अब बेची गई प्रॉपर्टी, इज इट अ वैलिड ट्रांसफर और नॉट? वैलिड है कि नहीं? अगर आप लॉ के स्टूडेंट है और अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जानकारी होगी तो आप बोलेंगे दिस ट्रांसफर इज नॉट वैलिड। ओके, नॉट वैलिड एंड यू कैन से दिस इज वॉइडेबल। वॉइडेबल मीन्स कि जब तक उस जजमेंट नहीं आती तब तक तो ये वैलिड रहेगी, मतलब सी को बेची प्रॉपर्टी वैलिड रहेगी, लेकिन ये ट्रांसफर डिपेंड करेगा जो जजमेंट आया। अगर ए के फेवर में जजमेंट आ गया तो वो प्रॉपर्टी सी के पास ही रहेगी, लेकिन अगर बी के फेवर में आ गई तो प्रॉपर्टी बी की जाएगी। राइट बच्चे, तो आप इसको नॉट वैलिड की बजाय बोलेंगे इट्स अ वॉइडेबल ट्रांसफर। ठीक है, इट्स नॉट वॉइड, वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है। इफ द कोर्ट्स जजमेंट कम इन हिज फेवर इट विल बी वैलिड हो जाएगी। वैलिड आप इसको सेल बोल देंगे। एंड इफ कोर्ट्स जजमेंट यहाँ पर बी के फेवर में आई देन दिस इज गोइंग टू बी वॉइड। तब आप वॉइड होगी और सी से वो प्रॉपर्टी वापस किसके पास चली जाएगी? बी के पास। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि ये डॉक्ट्रिन क्या बात कहता है। मेनली इस डॉक्ट्रिन का एम क्या है बच्चे? दिस डॉक्ट्रिन, द रूल ऑफ लिस पेंडेंस, इज बेस्ड ऑन द नेसेसिटी और फाइनल एडजुडिकेशन। मीन्स जो भी सारी सेल होती है वो डिपेंड किस पर करती है? ऑन द फाइनल जजमेंट। लिटिगेशन मीन्स फाइनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, और जो फाइनल जजमेंट होगी, अगर वो यहाँ पर ए ने ही सेल की थी ना सी को, अगर ए के फेवर में आई, बी ये प्रॉपर्टी ए की ही है, तो उसने तो ऑलरेडी सी को बेची हुई है, वैलिड हो जाएगी। अगर बी के फेवर में नहीं, बी के फेवर में आई, सपोज ए की ये प्रॉपर्टी नहीं है और बी की थी, तो बी सी के पास से वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ही इनवैलिड हो जाएगी और वो बी के पास आ जाएगी। सो इट्स एम इज टू प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। मीन्स कि एक बार यहाँ पर सी की हो गई, अब फिर बी सी के खिलाफ सूट डालेगा, भाई ये प्रॉपर्टी मैं ए से ले ली है, ये अब वापिस से मेरी है, तो मल्टीपल सूट्स हो जाते हैं। इस प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए ये मेन ऑब्जेक्ट इस रूल का था, टू प्रोटेक्ट वन ऑफ द पार्टीज टू द लिटिगेशन। ठीक है, एक पार्टी को बचाना अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ द अदर, जो अदर दूसरे पर्सन ने जो एक्ट कर दिया है उससे दूसरी पार्टी पर इफेक्ट ना पड़े। अंडर दिस डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पेंडेंस, द परचेजर जो होगा, मीन्स सी पर्सन, इज बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ द लिटिगेशन। मीन्स सी तब तक बाउंड रहेगा जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती। अगर फाइनल जजमेंट आई है उसके फेवर में तो प्रॉपर्टी वो खुद रख लेगा, नहीं आई तो यस, ही इज ऑब्लाइज्ड टू return that property to the true owner of that property. Okay, he is bound by that result, and so it must bind the person deriving his right, title and interest from or through that property. समझ में आया बच्चे? अब आपको यहां से क्या पता चलता है, इसका परफेक्ट क्या है, दैट इफेक्ट। अगर कोई आपसे पूछे इस डॉक्ट्रिन का इफेक्ट बताइए जी, तो आप इफेक्ट में बताएंगे दैट इफेक्ट ऑफ दिस रूल ऑफ लिस पेंडेंस इज नॉट टू इनवैलिडेट और अवॉइड द
ट्रांसफर, इस सी को जो ट्रांसफर हुआ है इसको अवॉइड करना मेन इसका मकसद नहीं है, बट टू मेक इट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ लिटिगेशन। बस इसका मकसद ये है कि आपके पास जो ट्रांसफर आया है वो उस जजमेंट पर डिपेंड करेगा, अगर आपके फेवर में नहीं आएगी तो आपको कल ये प्रॉपर्टी वापस से रिटर्न भी करनी पड़ सकती है। तो इसको तब तक आप ट्रू ओनर आप इस प्रॉपर्टी के नहीं माने जा सकते जब तक कि जजमेंट नहीं आती, राइट। जैसे ए sues बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस इन बी पोजेशन, बी के पास एक घर है, ठीक है बच्चे, और ए बी पर केस डाल देता है कि ये घर मेरा है। अभी तक वो केस चल रहा है कोर्ट में, बी इस घर को किसको बेच देता है, इतने सी को बेच देता है। नाउ अब क्या होता है, कोर्ट में ए ने जो वो सूट डाला था ये घर मेरा है, सूट उसके फेवर में नहीं आता, डिसमिस हो जाता है, केस इज डिसमिस्ड। और डिसमिस्ड हो गया तो मतलब ये बी का ही घर था और बी ने ऑलरेडी ये किसको बेचा हुआ है, सी को। सो दिस ट्रांसफर होल्ड्स गुड, यस, एंड दस हियर द परचेजर जो सी है इज बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ द लिटिगेशन, राइट। अगर इसी का ही उल्टा देख लेते हैं, ड्यूरिंग द पेंडेंसी जो है, अगर बी ने घर सी को बेचा था और ए का जो सूट है वो डिक्रीड हो गया, मींस ए के फेवर में ही ये आंसर आया है, जजमेंट ए के फेवर में आई है, देन ट्रांसफर जो सी का होगा वो वॉइडेबल हो जाएगा एंड एज राइट टू टेक द हाउस इज नॉट अफेक्टेड, उसका राइट उसके पास रहेगा, राइट। तो अब इससे आपको मेन एसेंशियल्स इस डॉक्ट्राइन के क्या दिखे हैं, अगर आपसे कोई पूछे इसके मेन एसेंशियल्स, तो इसके एसेंशियल से पहले एक और एग्जांपल आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर मेन बात होती है प्रॉपर्टी की, कि वो प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए या जो मकान होना चाहिए वो इंडिया में होना चाहिए, ये भी मेन जरूरी है। अगर बाहर हुआ तो ये डॉक्ट्राइन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो केस है, जो भी आपका ये सूट या डिस्प्यूट चल रहा है वो भी इंडियन कोर्ट में ही होना चाहिए, राइट। सपोज कीजिए ए और बी दो ब्रदर्स हैं, एक और हम केस लेते हैं, ए और बी दो ब्रदर हैं एंड देन डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ये दोनों की प्रॉपर्टी पे, दोनों का इस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है, ए कह रहा है मेरी है, बी कह रहा है मेरी है। अब क्या होता है, देयर फादर मींस एक्स, एक्स इज देयर फादर, उसको अभी इस चीज का पता नहीं एंड ही सोल्ड द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स, वो किसी और को प्रॉपर्टी बेच दे, सपोज सी को वो बेच दी, क्योंकि अभी तक तो बाप का ही अधिकार था उसमें, उसने वो प्रॉपर्टी लेकर बेच दी। सो हियर सेल इज डन बाय द थर्ड पार्टी, ए और बी ने तो दोनों ने ही, किसी ने सेल नहीं करी, सेल किसने करी है, ए और बी के फादर ने की है, दैट इज थर्ड पर्सन। सो यहाँ पर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होता, डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल तब होता है जब सेल इज मेड बाय वन ऑफ द पार्टीज, and if that act is done by the third person then that doctrine doesn't apply there, so lis pendens will not apply। तो बेसिकली लिस पेंडेंस के मेन आपको क्या पता चले हैं, दैट प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेनली, राइट। देन उनका जो डिस्प्यूट हो वो डिस्प्यूट एक्चुअल में होना चाहिए, मींस बोनाफाइड डिस्प्यूट होना चाहिए बच्चे। बोनाफाइड डिस्प्यूट का मतलब कि एक्चुअल में उन प्रॉपर्टी पे दोनों का हक वो जमा रहे हैं और दोनों को लग रहा है ये हमारी प्रॉपर्टी है। अगर वो डिसफेवर में या कोई प्लानिंग से या किसी को फ्रॉड करने के लिए सूट फाइल करेंगे तो केस उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज कीजिए यही एग्जांपल ले लो, ए और ये ले लेते हैं, ए और बी का ये घर है, ठीक है। बी कहता है कि मैं ये तू मेरे पे केस कर दियो कोर्ट में और इतने में ये घर सी को बेच दूंगा, सी से जो पैसे आएंगे वो दोनों मिल बांट लेंगे और बाद में क्या होगा, ये जो डिक्री होगी या जो डिस्प्यूट होगा उसमें कुछ हम ऐसा काम करेंगे कि तू जीत जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेट लॉस तो सी को हुआ ना। बी ने बाद में कहा कि पैसे जो भी आएंगे दोनों हाफ हाफ बांट लेंगे, घर चाहे किसी का हो, भाई भाई है दोनों, तेरा घर हो या मेरा घर हो, ठीक है। इतने सूट को कोर्ट में चलने देते हैं, पेंडिंग रहेगा और तब तक पेंडिंग रहेगा मैं एक सेल कर देता हूँ, सेल से जो पैसा आएगा मिलके हाफ बांट लेंगे और केस तू जीत जाइयो, राइट। सपोज ए एंड बी सीक्रेटली एग्री दैट बी वुड फाइल द सूट अगेंस्ट ए इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस जो कि ए की पोजेशन में है एंड दैट ए वुड नॉट सीरियसली कंटेस्ट द सूट, मतलब तुम सीरियस होके मतलब लड़ना, एंड दैट ड्यूरिंग जब वो पेंडेंसी चल रही होगी हम वो घर किसी सी पर्सन को बेच देंगे और जो भी मनी आएगी वी विल डिवाइड इट बिटवीन अस। नाउ क्या होता है, ये सूट फाइल होता है एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी वैसे ही वो काम करते हैं,
सी पर्सन को घर भेज देते हैं किस बिलीफ पे कि कल जो भी वो डिक्री आएगी उसको सेट असाइड तो करना है ही, पेंडिंग हो गया जब सूट। अब यहाँ पर इस बात का पता चलते ही सूट बीइंग कल्यूजिव, वो कल्यूजिव हो जाएगा एंड जो डी के खिलाफ जो भी आपने सी को वो घर बेचा वो सेट असाइड नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर मेन थिंग बच्चे जो ध्यान में रखने वाली है कि पार्टीज बोनाफाइड होना चाहिए, उनके माइंड में दूसरे ये थर्ड पर्सन को फ्रॉड करने का कोई भी माइंडसेट ना हो। राइट बच्चे, अगर उनके माइंड में फ्रॉडुलेंट सिलेक्शन आ जाएगी या कोई सीक्रेसी रखेंगे तो केस सेट असाइड नहीं होगा और अल्टीमेट ट्रू ओनर वो थर्ड पर्सन ही रहेगा। तो दिस थिंग देन इंडियन कोर्ट होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है, इंडियन कोर्ट। और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये इंडिया में ही होनी चाहिए। देन थर्ड थिंग, ट्रांसफर हो गया हो, उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो चुका हो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। ये जो डिस्प्यूट इंडियन कोर्ट में चल रहा है तब ट्रांसफर हो चुका है एंड वो ट्रांसफर किसने किया है, बाय द पार्टीज ओनली। थर्ड पर्सन करेगा तो ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा, बाय द पार्टीज। प्लस इसके बाद वो क्या हो जाता है, वो वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होती, वॉइडेबल। वॉइडेबल मींस डिपेंडिंग अपॉन द लिटिगेशन, फेवर में आई तो सेम ओनर वही रहेगा जिसके पास प्रॉपर्टी चली गई है, और अगर फेवर में नहीं आई तो वापस से उस ओनर को वो रिटर्न बैक करनी पड़ सकती है। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 52। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल and in next class, in next session, we are going to start with the next doctrine. Till then, please keep reading, keep understanding, and it's the very very important topic right now going on. Don't skip any of the session. Have a good day. Thank you.